नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बालाजी हिंदी क्लास में। तो इस क्लास में दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी के तहत जो पेट की एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित जीके जीएस से क्वेश्चंस लाया हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और ये विभिन्न एग्जामों में आए हुए क्वेश्चंस हैं और इससे संबंधित व्याख्या भी आपके लिए दी गई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो ये कौन सा है? आरी, खंडित, वृक्षनुमा और जालीदार। तो जो दक्षिण भारत की नदियां हैं दोस्तों वो आपका वृक्षनुमा अपवाह तंत्र रखती हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं कि हिमालय की नदियां कौन सी हैं? पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। जो हिमालय की नदियां होती हैं पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। और गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है जो कि 2525 किलोमीटर नदी है। अगला है, गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमानी से होता है। और इसके अलावा टिहरी स्थान पर गंगा में भिलांगना और देवप्रयाग में अलकनंदा नदी आकर मिलती है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं इसलिए मैं लेके आया हूं दोस्तों। तो अगला आपका है, भागीरथी और अलकनंदा का संयुक्त रूप क्या कहलाता है? संयुक्त रूप गंगा कहलाता है। जो भागीरथी और अलकनंदा जहां पर संयुक्त रूप से मिलते हैं उसी को हम दोस्तों क्या कहते हैं? गंगा कहते हैं। और गंगा हरिद्वार में मैदानी भागों में प्रवेश करती है। और पश्चिम बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा बांग्लादेश में प्रवेश करती है दोस्तों। इससे पद्मा भी कहते हैं। कहाँ? बांग्लादेश में जो पश्चिम बंगाल के फरक्का स्थान पर प्रवेश करते हैं, यहीं को इस गंगा नदी को यहीं पे पद्मा बोला जाता है। अगला दोस्तों है, बांग्लादेश में पद्मा ब्रह्मपुत्र से भी मिलती है। अगला, पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा आगे चलकर दोस्तों क्या बोलते हैं? मेघना बोलते हैं। दोस्तों ये पॉइंट से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में बनते हैं, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चनों को और इन लाइनों को अवश्य आप लोग याद कर लेना, चाहे अपने कॉपी पे लिख लेना। तो चलिए अगला क्वेश्चन है, भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए यह कौन सी नदियां हैं? तो बताइए दोस्तों, आप लोग भी गेस किया करिए कौन सा उत्तर सही हो सकता है। तो दोस्तों ये आपका जो नदियां हैं ये ब्रह्मपुत्र नदी है, सतलज नदी है और सिंधु नदी है। यही नदियां हैं जो हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट हैं। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इससे संबंधित कुछ और फैक्ट देख सकते हैं कि गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। तो दोस्तों ये हो जाएगा रामगंगा, घाघरा और गंडक, सोन, बागमती, कोसी और यमुना। ये इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसके बारे में पूछा जाता है दोस्तों। अगला है, बाएं किनारे से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां कौन सी हैं? तो जो बाएं से मिलने वाली होती हैं वो रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है और बागमती है। तथा दाहिने किनारे से गंगा में मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां यमुना और सोन है। इसके अलावा गंगा नदी के किनारे स्थित उत्तर प्रदेश के प्रमुख नगर, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये जो प्रमुख नगर है फर्रुखाबाद है, कन्नौज है, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, गाजीपुर और गढ़मुक्तेश्वर और सोरो आदि हैं। इसके अलावा कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे एवं वाराणसी कहाँ है दोस्तों? बाएं किनारे पर स्थित है। और यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदरपूछ के पास से उद्गमित होती है। यह कौन सी नदी? यमुना नदी। और केन, बेतवा एवं चंबल ये दोस्तों कौन सी है? यमुना नदी के सहायक नदी है। इससे क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार बन चुका है, इसलिए क्वेश्चन ये आप लोग जरूर याद कर लेना। तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत चेमयुंगगंड ग्लेशियर में शुरू होती है और जहां इसे तासगपो कहा जाता है, संगपो कहा जाता है दोस्तों। और दिहांग नाम से तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदियां दोस्तों सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्दा नदी का नाम है। तो ये कौन सी नदी दोस्तों है? तो दोस्तों ये कौन सी नदी है?
तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी ब्रह्मपुत्र नदी। ये ब्रह्मपुत्र नदी है जो 3200 किलोमीटर है और इसकी ये महत्वपूर्ण सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? तो थार रेगिस्तान से होकर जो बहती है कौन सी नदी दोस्तों है? तो ये आपकी हो जाएगी लूनी नदी, जो कि ऑप्शन नंबर सी दोस्तों सही हो जाएगा। और इससे संबंधित अगर देख लेते हैं तो जो कानपुर गंगा नदी के दाएं किनारे एवं वाराणसी बाएं किनारे पर स्थित है, यह भी ऊपर पढ़ चुके हैं। और यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद के बंदर पूंछ चोटी के पास से उद्गमित होती है, यह भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे बनते हैं। और केन, बेतवा और चंबल यमुना की दोस्तों क्या है? सहायक नदी है। क्या है? यमुना की सहायक नदी है कौन? केन, बेतवा और चंबल। अगला पॉइंट अगर देखें तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु नदियों का स्रोत तिब्बत के मानसरोवर झील के पास होता है। इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ब्रह्मपुत्र के बारे में, सतलज के बारे से क्वेश्चन पूछ जाता है कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, यह भी पूछ जाता है। तो ब्रह्मपुत्र की प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं जो आप पढ़ चुके हैं? जयमोली, तिस्दा, कामेंग, सुबनश्री, धनश्री, बूढ़ी, दिहिंग और संकोश। ये ब्रह्मपुत्र की सहायक दोस्तों नदियां हैं, तो इसको भी आप लोग देख लेना है। तो चलिए अगला है, बैंक दर का क्या अर्थ है? बताइए दोस्तों। बैंक देखिए यूपी SSSC पेट में आया हुआ है क्वेश्चन। तो बैंक दर क्या है? तो बैंक दर आपका देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है कौन? बैंक दर। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए सही हो जाएगा। अगला है बैंक दर। अब देखिए बैंक दर के बारे में पढ़ लेते हैं। बैंक दर है क्या? तो बैंक दर वह बैंक दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को दीर्घकालीन ऋण देता है उसे बैंक दर कहलाता है। वह दोस्तों बैंक दर कहलाता है। और इसका भी साख सृजन से विपरीत संबंध होता है। अगला एक और आता है आपका रेपो रेट। ये क्या है? यह वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराता है और यह अनुसूचित बैंकों के साख सृजन क्षमता को प्रभावित करता है। अगला है, रेपो की कम दर के कारण बैंक अधिक मात्रा में साख सृजन कर सकते हैं क्योंकि उन्हें आरबीआई से सस्ती दर पर ऋण की प्राप्ति होती है दोस्तों। तो ये बहुत ही सारे फैक्ट हैं जो आप इनको याद कर लोगे तो इससे क्वेश्चन बनने की संभावना है। अगला एक होता है रेपो रेट। या क्या है? वह दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों के आरबीआई में जमाओं पर ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो दर कहते हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता नहीं है दोस्तों? तो कौन सा नहीं है दोस्तों इसमें बताइए। यह एक लिखित संविधान है, ये भी है। अगला, यह अनुमेय है, इसे संशोधित किया जा सकता है, ये भी बिल्कुल सही है। यह एकल है क्योंकि केंद्र में अधिक शक्ति है, लेकिन यह संघीय भी है क्योंकि शक्ति केंद्र और राज्य के बीच विभाजित है। इसमें क्वेश्चन क्या है? नहीं है। कहा जा रहा है नहीं पे ध्यान रखना दोस्तों। तो नहीं की बात की जा रही है। तो ये सारे हैं, लेकिन आपका इसे राज्य के राज्यपाल, सांसदों और विधायकों के परामर्श से संशोधित किया जा सकता है। ये आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों सही नहीं है। और सारे ऊपर दिए गए तीनों ऑप्शन सही हैं। अब देखिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। जैसे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक के समय सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी दोस्तों अध्यक्ष बनाया गया था। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। अगला है बेनगर नरसिंह राव BN राव, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे BN राव। अगला है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित दोस्तों किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को ही नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू किए गए थे। और भारतीय संविधान दोस्तों 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में बनकर तैयार हुआ था। और संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को संविधान पर हस्ताक्षर किया गया।
और भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को दोस्तों लागू हुआ था। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।